नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और सातवें चरण यानी आखिरी पड़ाव के मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के इस चरण और अंतिम दौर में मतदान जारी है। चरण के 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सातवें दौर में सबसे ज्यादा 13 सीटें उत्तर प्रदेश और पंजाब की, जबकि सबसे कम चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग जो है वो आज लगातार हो रही है। 1 जून को सातवें दौर में 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान और 2019 की अगर हम बात करें तो इन 57 सीटों पर कुल 65.29% फीसदी वोटिंग हुई थी। देखना होगा कि शाम तक इस चरण में इन सीटों पर कितने प्रतिशत वोटिंग होती है। अब तक के चुनावों में मत प्रतिशत चर्चा का बड़ा विषय रहा है, क्योंकि पहले या दूसरे तीसरे चरण की हम बात करें तो यहाँ पर मतदान का जो प्रतिशत था वो बेहद कम रहा, जिसने चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी की थी। शुरुआत में विपक्ष ने चुनाव आयोग पर देरी से वोटिंग के आंकड़े देने का आरोप भी लगाया, जिसका आयोग ने खंडन किया। वही सत्ता का पक्ष का यह कहना था कि विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है। उधर लोकसभा चुनाव के 7वें और पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच बवाल हो रहा है। कहीं ईवीएम पर पानी फेंक दिया गया तो कहीं पर ईवीएम को पानी से भिगो दिया गया है। और इसी बीच बीजेपी और टीएमसी पर मतदान केंद्र पर जो झड़प है उसके भी आरोप लगाए गए हैं। तमाम आरोप लगाए गए हैं बंगाल की सीटों पर भी। हिमाचल की अगर बात करें तो 4 लोकसभा सीटों पर मतदान यहां पर जारी है। और तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। और ये तस्वीरें दिखाने का उद्देश्य आपको यही है कि आज आखिरी चरण का मतदान जारी है। अगर आपने अभी तक अपने मत का प्रयोग ना किया हो तो आप अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक सोती जी, डॉक्टर आलोक सोती उत्तर प्रदेश से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ अनवर हुसैन, राजनीतिक विश्लेषक हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ मौजूद है। अनवर जी बहुत स्वागत है। साथ ही राजेंद्र कुमार पाठक, राजनीतिक विश्लेषक झारखंड से हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक सोती जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान जारी है। सबसे वीवीआईपी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, काशी बनारस की वो सीट। और इधर कन्याकुमारी में पीएम का ध्यान, उधर काशी में मतदान। कैसे ये स्थितियां आप बनती हुई देख रहे हैं? साथ ही साथ पूर्वांचल की सभी 13 सीटों पर जातिगत समीकरण कैसा है? क्या लग रहा है आपको? कौन से दल जनता के मन में बैठ पाए हैं, जनता के मन में अपनी पैठ जमा पाए हैं? देखिए, अगर 2019 से तुलना करें तो इन 13 सीट में जो है 11 सीटें बीजेपी के पास थी और 2 सीटें बीएसपी के पास थी। और ध्यान देने योग्य है कि बीएसपी और सपा का यहाँ पे गठबंधन था, यानी बीएसपी और सपा का जो संयुक्त उम्मीदवार थे वो जीते थे। एक सीट थी आपकी गाजीपुर की, जो कि आप बहुत चर्चित है, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी साहब जीते थे। और इधर आपका घोसी सीट में आपने देखा था कि वहां पे भी बीएसपी के कैंडिडेट अतुल राय करके हैं, वो जीते थे। आज देखने वाली बात यह है कि जो घोसी की सीट है, जैसा कि आपने जाति गणना की बात कही है, तो कुछ छोटी छोटी जातियां जो हैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका अदा करती है। उसमें राजभार है, जिसका ओम प्रकाश राजभार नेतृत्व करते हैं। निषाद एक कम्युनिटी है, समुदाय है, बहुत बड़ा है, डॉक्टर संजय निषाद उसका करते हैं। पटेल कुर्मी वहां पे काफी उस पूर्वांचल में है, उसमें अनुप्रिया पटेल जी जो है उसको नेतृत्व कर रही है। तो कुल मिला के आपने देखा था सपा में, जिसके साथ आपने देखा था 2019 में पीडीए के नाम पे इनके पास जो है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक था, ये ही नेता थे इनके पास। और ये नेता धीरे धीरे से अलग होते गए और आपने बीजेपी में इनको अब इस साल देखा है। साथ में जो घोसी की सीट है उसमें ओम प्रकाश राजभर की जो सुप्रिया इनकी पार्टी है सुसपा, उसके इनके भाई इनके बेटे वहां से खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा और वो बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो गया था, उन्होंने सपा छोड़ के, हालांकि जब आपने देखा था विधानसभा थे वो सपा के साथ थे, लेकिन अब जो है वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो कुल मिला के देखने वाली बात है, जो गाजीपुर की सीट थी जिसपे आपने देखा होगा पिछले साल मनोज, पिछली बार 2019 में मनोज सिन्हा, जो कि बहुत ही एक अच्छा नेता थे और उन्होंने बहुत काम किया था। और वर्तमान में शायद जम्मू कश्मीर के
वो गवर्नर भी हैं, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम कर रही है, मेमोरी काम कर रही है। तो वो सीट वहां से हार गए थे। काफी विकास किया था उन्होंने, रेल मंत्रालय था। लेकिन इस बार देखना है मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद वहां की जनता क्या सिंपैथी वेव चलती है, जिससे अफजल अंसारी जो सपा के और कांग्रेस के जो गठबंधन में खड़े हो रहे हैं उनका क्या होगा। बाकी जहां मुख्य सीट, जैसा कि आपने बताया कि देश की सबसे चर्चित जो सीट है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके अलायंस के लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि जीत तो निश्चित है, लेकिन उसका मार्जिन कितना होगा। वहाँ पे केवल मार्जिन का खेल रह गया है। बाकी जहाँ तक की बात है, गोरखपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ पे रवि किशन खड़े हुए हैं। उम्मीद है, आशा है कि वो अच्छे मार्जिन से इस बार जीतेंगे। तो कुल मिला के 11 सीटें थी, तो इस बार जो है उम्मीद है कि 12, कम से कम 12, 13 नहीं तो 12 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से पूर्वांचल के, क्योंकि चुनाव लगातार देख रहे हैं हम, सुबह से मतदान जारी है और सबसे ज्यादा चर्चा बनारस की सीट को लेकर होती है। इसके साथ साथ बसपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि किला उन्हें भी बचाना है। इस पर मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले हिमाचल से हमारे साथ अनवर हुसैन बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अनवर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और दोपहर 1 बजे तक की अगर हम बात कर ले तो 48.63% मतदान अभी तक यहाँ पर हो चुका है। मंडी में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा 50.44% वोटिंग हुई है और मंडी ही एक ऐसी सीट जो है हिमाचल प्रदेश की मानी जा रही है जो सबसे चर्चाओं में ही रही। शुरुआत से ही जब से प्रत्याशियों की घोषणा हुई, मंडी सीट की चर्चा हर जगह हुई, हर समय हुई। मंडी सीट पर किंग वर्सेस क्वीन, क्या कुछ स्थिति मंडी सीट पर भी और चारों लोकसभा सीटों पर क्या लग रहा है आपको? हिमाचल प्रदेश की जनता का रुख क्या है? वैसे तो हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें बीजेपी का गढ़ रही हैं, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको? मैम, जो सुबह की बात है, सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। लोग बड़े गर्मी के मौसम में भी अपना मतदान डाल रहे हैं। अगर बात की जाए 4 सीटों की, सुल्तानपुरी जो है नया चेहरा है यहाँ के लिए और लोग उनको अच्छा भी मान रहे हैं। बाकी पहले जो थे यहाँ के सांसद, उनको 40,000 की लीड यहाँ से गई थी नालागढ़ से। अब लगता है 25% उनको जाएगी बीजेपी को लीड यहाँ से। जो जो 6 बागी हैं उनमें से 4 की उम्मीद है जीतने की कांग्रेस की, जो कि बीजेपी की, जो स्थिति आ रही है सूत्रों के हवाले से हमें। और नालागढ़ क्षेत्र कैसा है, यहाँ पे जो भी सांसद जीता मुड़ के यहाँ शक्ल नहीं दिखाई गई है, ये जनता का बोलना है। और अभी तक 48% वोटिंग हो चुकी है। टोटल वोट यहाँ की है 93,000 नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिसमें से 60% ही पोल होती है। बाकी लोगों का ये बोलना है कि ये बड़े बड़े वादे किए जाते हैं यहाँ पे, मगर करता कोई भी कुछ नहीं है। जो पहले सांसद थे वो भी वादे करके गए, कोई यहाँ पे आया नहीं मुड़ के। ये जो नए हैं इनके ऊपर दाव लगा हुआ है। ठीक है अनवर जी, लेकिन जिस तरह से भाजपा के अगर हम वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के इलाके की बात करें तो सराज में सबसे ज्यादा अभी तक 57.15% वोटिंग हो चुकी है। 2019 में भी सराज में 81% मतदान हुआ था और अभी तक भी हो चुका है, यानी लगभग जो वोट प्रतिशत है वो यहाँ का ठीक रहने वाला है। और ये इलाका तब भी हिमाचल में पहले नंबर पर रहा था। और इधर किंग वर्सेस क्वीन, आगे जिस सीट पर चर्चा रही उसको लेकर मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ, ठीक है अनवर जी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ आलोक सोती जी भी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, पूर्वांचल की 13 सीटों पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, एक सीट वीवीआईपी सीट जिसे माना जा रहा है काशी बनारस की सीट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में है। इधर हम बात करें तो बसपा के लिए भी किला बचाने के लिए बड़ी चुनौती है। 4 सीटों पर बीजेपी फंस भी सकती है, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बीएसपी की क्या स्थिति है और बनारस में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या पीएम मोदी के ध्यान पर जाने से बनारस की जनता पर कोई असर पड़ रहा है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिवारा चुनाव यहाँ लड़के हैट्रिक बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि 2014 में देखा आपने जीते, 2019 में देखा यहीं से जीते और ये 2024 का चुनाव है।
तो जिस तरीके से वहाँ माहौल हुआ, जिस तरीके से काम हुआ, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना, जिस तरीके से फ्लाईओवर बने, जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ, जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बना 800 करोड़ रुपए में, बहुत ही शानदार अद्वितीय, जिसमें करीब 10 करोड़ श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं महादेव के। तो कुल मिला के यहाँ जो काशी है वो उत्तर प्रदेश का जो है एक केंद्र बिंदु रहा है हमेशा से, विकास का और चर्चा का। और आपने देखा था जिस तरीके से एक मंदिर था जिसको बंद करा दिया है तब वर्बल आदेश पे, उसको भी 23 साल बाद कोर्ट के आदेश पे उसको खोला गया और उसमें व्यास जी की गद्दी पे पूजा पाठ होने लगा। तो कुल मिला के जिस तरीके का धार्मिक स्थल है और जिस तरीके के वहाँ पे कार्य किए हैं सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उससे जो वहाँ की आम जनता है वो बहुत खुश है। वो किसी भी हालत में अपने प्रधानमंत्री को वहाँ से जो है वो अपना अमूल वोट देके हाथ में बनाए रखना चाहेगी। यही वो एक विकास का कारण भी होता है कि वहाँ पे बुनकर हैं, उनके लिए भी काफी काम किया गया है। तो आप देखते हैं जो भी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा जो है जो राज्य सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है उसको बनाए रखना है। तो ये जो वहाँ के नगरवासी होते हैं उनको जो बेसिक कम्युनिटीज होती है वो भी वीआईपी कैंडिडेट के कारण मिलती है और इस बात को वहाँ की जनता समझती भी है। वहाँ की क्या हर जगह की जनता समझती है और इस वजह से आप ये जान लीजिए कि उनकी जीत सुनिश्चित है। देखने वाली बात ये है कि वो कितने मार्जिन से जीतेंगे। ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। 1952, 1957, 1962 में पंडित नेहरू के द्वारा 3 दफे लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने जीत अर्जित की थी लोकसभा में। अब की बार ये इतिहास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराने जा रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति बीजेपी की अच्छी पूर्वांचल में उसने अपना जो गणित था उसको बैठा लिया था। जो 2019 में उनकी जो गणित बिगड़ गई थी, जो वहाँ की छोटी छोटी पार्टी थी, आपको ध्यान होगा कि अमित शाह को चाणक्य इसलिए कहा गया था कि 2014 में इन्हीं छोटी छोटी जातियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको उन्होंने मिला के यूपी में जो है शानदार जीत अर्जित की थी 71+2 सहयोगी के द्वारा। 80 में 73 सीटों का उन्होंने इजाफा किया था। ऐसा ही कुछ कमाल इस बार हो बसपा और सपा इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की वहां पे कोई खास हैसियत नहीं है, बहुत कम उनके परसेंटेज वोट बचे हैं, उनका संगठन भी लगभग समाप्त हो चुका है। तो इसलिए आपने 2019 के परिणाम में कि बसपा को देखे और सपा को 5 सीटें मिली। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि बसपा अलग हो गई है और जब भी त्रिकोणीय अगर संघर्ष होता है तो आप जानते हैं इसका पूरा फायदा बीजेपी को जाता है, क्योंकि उस समय बीजेपी को केवल 31 या 33% अंक लाने पड़ते हैं। बीजेपी के 20% वोटर उनके साथ हमेशा बने ही रहते हैं। केवल 13% उनको जोड़ना होता है, जो वो अपनी राजनीति करके किसी न एन केयर प्रकरण करके वो अपने को स्थिति को मजबूत कर लेते हैं और परीक्षा पास कर लेते हैं। तो कुल मिला के बसपा अगर बहुत अच्छा जीत नहीं सकती, लेकिन वो खेल को एक नया मोड़ देने में कामयाब हो सकती है। तो कुल मिला के जो सपा और गठबंधन है बीजेपी के सपा और कांग्रेस का, वो इतना कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। उसमें सेंध मारने का काम बस मिला के इन 13 सीटों के लिए बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है। पिछली बार जो है 11 सीटें जीती थी, अब की बार उम्मीद है कि घोसी वाली जो सीट है वो भी आराम से निकाल लेंगे और इस तरीके से हमको लगता है इस बार 13 में 12 सीटें आराम से बीजेपी जीत सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी का जो प्रदर्शन है, देखिए पहले से भी कहा गया है कि बीजेपी जो चुनाव की तैयारी है उसे काफी पहले से शुरू कर देती है और पिछली बार भी जो बीजेपी ने रणनीतियां बनाई थी वो बेहद उनके लिए सहायक साबित हुई थी और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ने की वो बात कर रहे हैं। जिस तरह से बनारस का आपने बताया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री हैट्रिक तो लगाने ही वाले हैं, बस वोटों का अंतर देखना होगा कि कितने ज्यादा वोटों से इस बार उन्हें जीत हासिल होती है। लेकिन अनवर हुसैन जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। अनवर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बार बार अब देखिए हिमाचल से अगर हम बात करें तो मंडी से जिस तरह से कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में चुनाव है, यानी किंग वर्सेस क्वीन, लेकिन शुरुआत से ही मंडी सीट चर्चा में रही क्योंकि जैसे ही कंगना रनौत का हाईकमान की तरफ से नाम सामने आया वैसे ही वो विवादों में आ गई थी। हालांकि कंट्रोवर्शियल क्वीन वो पहले से रही हैं, लेकिन उनका नाम सामने आते ही
कई सारी अनर्गल टिप्पणियां उनको लेकर हुई और विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि लोग उन्हें देखने आते हैं, जनता उन्हें वोट नहीं करेगी। हालांकि आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत ने एक दफ्तर भी अपना बना लिया, जिसका उद्घाटन उन्होंने आज ही किया और उन्होंने कहा है कि वो अब जनता से उसी दफ्तर में मुलाकात करेंगी। मंडी सीट में कंगना रनौत का कितना प्रभाव आपको देखते हुए मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंगना रनौत को राजपूतों के वोट जा सकते हैं, बीजेपी के वोटर्स जो हैं उनके वोट जा सकते हैं, क्योंकि वो लगातार वो कह रही हैं कि मोदी की गारंटी यहाँ काम करेगी और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की वो जनता से बात भी कर रही हैं। मैम, अगर मंडी की बात की जाए, ये राजा वीरभद्र जी का गढ़ रहा है, लोग उनको बहुत मानते हैं, अभी भी उनको मान रहे, उनके बेटे को मान रही। कंगना जी की बात, लोग उनको देखने के लिए आते हैं कि एक्टर्स है। बाकी रहा कंगना जी की बात, वो बार बार अपने यही बयान देते हैं कि मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगी। ऐसे में लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री नहीं छोड़ोगी तो हमारा क्या विकास करेगी, यही मुद्दा है वहां पे। तो इस मुद्दे का मतलब मंडी में असर होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो एक इंटरव्यू में साफ कर चुकी हैं कि अगर वो यहाँ से जीत जाती हैं कंगना रनौत, तो फिर वो उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो छोड़ देंगी और जनता के विकास के लिए काम करेंगी। मैम, उनके कई इंटरव्यू शिमला से आ चुके कि मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसे में ये लोग सोच में आ गए, अगर हम इनको वोट डालेंगे तो हम किसके पास जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे या ये यहाँ पे आएंगे, यही लोग सोच में पड़े हुए हैं। सिर्फ लोग इसको देखने के लिए आते हैं। राजा वीरभद्र के बेटे का अभी भी नाम है, राजा साहब का अभी वो गढ़ है मंडी। ठीक है अनवर जी, यानी कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जी का वहां पर जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है मंडी सीट पर। ठीक है अनवर हुसैन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आलोक सूती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें ये लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, आखिरी चरण, आखिरी पड़ाव, आखिरी दौर, और देखना होगा कि जनता के मन में क्या कुछ शोर मचा हुआ है, किसके दावे ज्यादा दमदार हैं। ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो घमासान देखने को मिला है पीएम मोदी के ध्यान को लेकर, बार बार चर्चा इसीलिए की जा रही है क्योंकि आज उनकी सीट पर भी, जहां से वो चुनावी मैदान में है, वहां पर भी मतदान जारी है और ऐसे में पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान में है। तो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर भी बड़ी दिलचस्पी बनी हुई है। हालांकि लगातार ये राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि वो हैट्रिक लगाने की तैयारी बनारस में तो है, लेकिन जीत का अंतर बताएगा कि क्या रिकॉर्ड वो बना पा रहे हैं। मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।